हेलो फ्रेंड्स, 21 जून की न्यूज आइटम्स देख लेते हैं। द हिंदू न्यूज़पेपर से ये 10 न्यूज आइटम पिकअप की गई है, इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहली न्यूज आइटम है जस्टिस कर्णन अरेस्टेड इन कोयम्बतूर बाय वेस्ट बंगाल पुलिस। तो ये जस्टिस CS कर्णन के बारे में, जिनको हमने कई बार डिस्कस किया है। ये कोलकाता हाईकोर्ट के जज थे, अब रिटायर्ड हो गए। ये इन्होंने एक सिग्निफिकेंट हिस्ट्री बनाया ये कि ये पहले सिटिंग हाईकोर्ट जज थे जिनके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स इनिशिएट किया था। तो ये सिग्निफिकेंस है। तो इनके अगेंस्ट इन्होंने फिर हियरिंग्स के भी ये भी नहीं आए तो इनके अगेंस्ट अरेस्ट वारंट भी इशू किया गया था। अपने रेसिडेंस पे भी नहीं थे, अब फाइनली इनको अरेस्ट किया गया 8 days आफ्टर ही रिटायर्ड। 5 दिन पहले ही रिटायर हो चुके हैं। तो ये केस है। तो ये दलित जज है और इन्होंने एलिगेशंस डाले थे। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स भी इसलिए चल रहे थे क्योंकि इन्होंने एलिगेशंस डाले थे कि इनके अगेंस्ट एट्रोसिटीज की जाती है, इनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है इनके अगेंस्ट, क्योंकि ये दलित है। इवन उन्होंने काफी सारे इनिशिएटिव्स लिए थे, जैसे कि उन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स के ऊपर भी हियरिंग किया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप केसेस हियरिंग में नहीं बैठोगे क्योंकि आपके अगेंस्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग चल रहे हैं, पर फिर भी वो कोलकाता हाई कोर्ट में हियरिंग्स पे बैठते थे और ने केस अपने सामने लिया कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स इनिशिएट किया है वो गलत है। वो प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट के अंदर, अगेंस्ट SCs एंड STs, वो एक्ट के अंदर वायलेशन है। तो उन्होंने ये 7 जज सुप्रीम कोर्ट बेंच जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स हियर कर रही थी, उनके अगेंस्ट ऑर्डर्स इनिशिएट किए, जैसे कि वो ट्रैवल नहीं कर सकते, उनको उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लाना चाहिए। तो ये सारे जो है इनिशिएटिव्स लिए गए थे, ये पूरा हिस्ट्री है। और इन्होंने इवन लेटर्स लिखे थे प्राइम मिनिस्टर को वगैरह के यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजेस में करप्शन काफी ज्यादा है, तो ये हाईलाइट करते हुए तो ये इनके अगेंस्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स भी इसलिए इनिशिएट किया गया कि ये जुडिशरी को डिग्रेड कर रहे, तो इसीलिए एक्शन लिया गया था। तो अब इनको अरेस्ट किया गया, ये न्यूज है। फिर अगला न्यूज आइटम है इनफ टाइम गिवन, GST विल बी इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम July 1, अरुण जेटली। सो फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि बहुत टाइम दे चुके हैं, अब 1 जुलाई जो डेट डिसाइड की गई थी GST इम्प्लीमेंटेशन के लिए वो रहेगी, वही डेट रहेगी। जो लीवेज दिए गए हैं वो है, क्योंकि पहले था कि टैक्स रिटर्न्स जो GST के अंदर फाइल करने हैं उसके लिए डेट थी August 10 की, अब उसको पोस्टपोन करके September 15 दिया गया है। तो गवर्नमेंट वही कह रही है कि 2.5 मंथ्स, 2.5 महीना और है, आप अपने आप को GST के लिए रेडी कर सकते हैं। और 2 स्टेट्स ने अब तक स्टेट GST लॉज भी नहीं पास किया है, केरला और जम्मू एंड कश्मीर। और जम्मू एंड कश्मीर अपने स्पेशल स्टेटस की वजह से इवन सेंट्रल लॉ में एप्लीकेबल तभी होगी जब वो अप्रूव करते हैं। तो ये 2 स्टेट्स के लिए उन्होंने कहा है कि GST के जुरिस्डिक्शन में आने के लिए इनको अभी टाइम लग रहा है, तो वो हाईलाइट किया गया। प्लस उन्होंने ये भी कहा है कि जो स्टेट्स इसमें नहीं आएंगे उनके लिए ड्रॉबैक होगा, क्योंकि उनको जो कंपेंसेशन प्रॉमिस किया गया है फॉर फर्स्ट 5 years इन GST इम्प्लीमेंटेशन, उसमें कोई प्रोविजन नहीं मिलेगा। इवन जो नेशनल मार्केट इंटीग्रेट किया जाएगा उसमें उनको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो इसीलिए वो लैगिंग बिहाइंड रहेगा, ये बताया गया है। और ये पूरा GST इम्प्लीमेंटेशन का रोड मैप है। तो इसमें से फर्स्ट स्टेप तो लिए गए, 3 मेजर स्टेप्स मेंशन किए गए यहाँ पे। फर्स्ट है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया, क्योंकि ये टैक्सेशन लॉ सेंट्रल टैक्सेस, स्टेट टैक्सेस सबको अफेक्ट कर रहे हैं, तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट विद स्पेशल मेजोरिटी और कंसेंट ऑफ एटलीस्ट हाफ द स्टेट्स किया गया। और GST काउंसिल के लिए भी इसमें प्रोविजन था, और इसके अंदर GST काउंसिल एस्टेब्लिश किया गया, सेंट्रल GST लॉज, स्टेट GST लॉज, इवन इंटीग्रेटेड GST लॉज, इवन लॉ ऑफ कंपेंसेशन जो इंश्योर किया गया स्टेट्स को फर्स्ट 5 years ऑफ GST इम्प्लीमेंटेशन, क्योंकि हो सकता है ट्रांजिशन फेज में इनिशियली लॉसेस हो, तो अगर कोई लॉसेस हो गए तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको कंपेंसेट करेगी, ये अश्योर किया गया है। और ये कंपेंसेशन के लिए भी पूरा जो फ्रेमवर्क है कि अगर लॉसेस हो रहे हैं तो वो डिसाइड किया गया। तो ये सारा लीगल फ्रेमवर्क एस्टेब्लिश किया गया। फिर IT इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया, GST एंड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क। तो ये बैक एंड सिस्टम है जहाँ पे सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट्स, इंटरमीडियरीज भी एक्सेस कर सकते हैं, जो टैक्सेशन अथॉरिटीज भी है, और प्लस जो GST टैक्स पे करने वाले, वो दोनों के बीच में इंटीग्रेशन है। तो IT इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है, क्योंकि GST वैल्यू एडेड टैक्स है। तो वैल्यू एडेड टैक्स होगा मतलब जो वैल्यू एडिशन है उस पर ही टैक्स लगना है। तो पूरा जो सप्लाई चेन है उसका पूरा डिटेल्स इधर होना चाहिए। तो इसीलिए जो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करना होता है कि ऑलरेडी जिसे हमने सप्लाई किया है, जिन्होंने हमको सप्लाई किया, उन्होंने टैक्स पे कर दिया है, तो वो टैक्स के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट गवर्नमेंट देगी उनको।
क्रेडिट मतलब रिटर्न दिया जाएगा कि ऑलरेडी पहले पे किया जा चुका है। तो वो सारे प्रोविजंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है। तो वो जीएसटी नेटवर्क है, ये भी हमने कई बार डिस्कस किया है डिटेल में जीएसटीएन के बारे में। फिर इवन यहाँ पे जो कंसर्न्स भी आए हैं, जैसे जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर्स, उन्होंने कहा है कि हमारा चेकिंग नहीं हुआ है, हमारा कंपैटिबिलिटी विद जीएसटी नेटवर्क अब तक टेस्टिंग नहीं हुआ है। तो वो कंसर्न्स भी थे, लेकिन फिर भी इम्प्लीमेंटेशन में इनिशियल फेज में डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि जैसे टाइम भी इंक्रीज किया गया है फाइलिंग के लिए, तो इसीलिए ये दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इसको सबको स्मूथ ट्रांजिशन किया जाएगा। फिर इवन चेंज मैनेजमेंट थर्ड स्टेप बताया गया है कि सबको ट्रेनिंग देनी होगी जीएसटी रिलेटेड, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को, इवन आउटरीच, लोगों को सेंसिटाइज करना होगा, उनको बताना होगा जीएसटी रिलेटेड क्या प्रोविजंस है, कैसे उसको इम्प्लीमेंट करना है। कई सारी चीजें हमने डिस्कस ऑलरेडी की है, ई वे बिल के बारे में वगैरह। तो ये है। और फिर ये जो प्रोसेस स्टार्ट होता है जीएसटी रजिस्ट्रेशन, तो जीएसटी नेटवर्क पे जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी शुरू हुआ है। यहाँ पे भी कंसर्न्स आए थे कि एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन को माइग्रेट करने के लिए, जीएसटी माइग्रेट करने के लिए स्टेप्स लिए गए, वो ओपन किया गया, पर न्यू डीलर्स को रजिस्टर करने के लिए अब तक स्टेप्स नहीं लिए गए थे, तो वो भी एक कंसर्न हाईलाइट किया गया था। बट डिस्पाइट ऑल दीज कंसर्न्स ये इम्प्लीमेंट किए जा सकते हैं, ह्यूज इश्यूज नहीं है, दे विल नॉट टेक टाइम। फिर जीएसटी रिटर्न्स फाइल करने के लिए क्या सिस्टम होगा वो बताना होगा गवर्नमेंट को डिटेल्स। फिर कैलकुलेशन की कंपेंसेशन स्टेट्स को दिया जाएगा, तो कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा वो सारा डिटेल्स यहाँ पे। एग्जाम्शंस का ये सब तो अब डिसाइड हो चुका है, थ्रेशोल्ड एग्जाम्शन की किनके लिए एप्लीकेबल होगा जीएसटी, एग्जाम्प्टेड मतलब जीरो रेटेड गुड्स कौन से है, वो सारा डिटेल्स जीएसटी काउंसिल ने फाइनलाइज किया। फिर अगला न्यूज आइटम है द टाइगर इज सेफ अमंग आदिलाबाद ट्राइब्स। तो ये आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना में, यहाँ पे राजगोंड और कोलम आदिवासी ट्राइब्स है, उनके अक्रॉस ये टाइगर पॉपुलेशन आएगा, क्योंकि एक टाइगर यहाँ से टिपेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो यवतमाल डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में एडजॉइनिंग रीजन में, वहां से ये टाइगर यहाँ से बाहर गया है। तो यहाँ अगर ये पॉपुलेशन में जाता है तो जनरली पॉपुलेशन टाइगर को अटैक करती है, क्योंकि टाइगर्स उनके काउस को अटैक करता है, तो कैटल को अटैक करता है, तो वो टाइगर को अटैक करते हैं। लेकिन राजगोंड कोलम आदिवासी ट्राइब्स जो है यहाँ पे, वो वर्शिप करते हैं, वो टाइगर को राजुल पेन फॉरेस्ट किंग एंड गॉड मान के वर्शिप करते हैं, तो इसीलिए इनके हाथ में ये सेफ हो गए। इवन इनका जो डांस फॉर्म है दांदरी घुसाड़ी, तो ये दांदरी घुसाड़ी डांस फॉर्म में भी वो जो डांस मूवमेंट्स है वो वाइल्ड एनिमल्स को डिपिक्ट करती हुई है, उनको कॉपी करती हुई मूवमेंट्स है, जैसे डियर की मूवमेंट होती है, पिकॉक, रैबिट एंड इवन टाइगर। तो ये डांस फॉर्म्स के बारे में भी, ये कल्चर पर्सपेक्टिव से भी इम्पोर्टेंट है। इवन राजगोंड ट्राइब, कोलम आदिवासी ट्राइब जो यहाँ पे, उनके बारे में पता होने के लिए भी इम्पोर्टेंट है, प्लस इवन बायोडाइवर्सिटी पर्सपेक्टिव से। तो ये है यहाँ पे, ये यवतमाल डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे। तो यवतमाल में यहाँ ये टिपेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तेलंगाना के अक्रॉस, यहाँ आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट यहाँ है। और ये गोंड ट्राइब्स के बारे में, तो ये राजगोंड ट्राइब्स भी कहा जाते हैं, तो दोनों सेम ही है। ये ट्राइब पहले रूलिंग पावर था इनके पास, तो इसीलिए इनको राजगोंड कहा जाता था। ये सेंट्रल इंडिया में मध्य प्रदेश, ईस्टर्न महाराष्ट्र, विदर्भा रीजन, फिर छत्तीसगढ़, इवन नॉर्थन उड़ीसा, आंध्र प्रदेश में ये पाई जाती है, अभी तेलंगाना भी। और यहाँ पे इनका लैंग्वेज है गोंदी लैंग्वेज है, जो द्रविडियन लैंग्वेज से इंस्पायर्ड है, तेलुगु द्रविडियन लैंग्वेजेस से। और ये थोड़ी ट्राइब्स इवन हिंदी स्पीकिंग भी है। फिर ये कोलम ट्राइब जो थी, तो कोलम ट्राइब भी यहाँ पे सेंट्रल इंडिया में ही पाई जाती है, आंध्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में। ये पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है, काफी हिंदू कम्युनिटी है ये, और कोलम ही लैंग्वेज है इनकी। और एक इंसिडेंट, एक डिजीज है जो इसमें इनमें काफी प्रोमिनेंटली पाई जाती है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया जो ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर होता है, तो जेनेटिक डिसऑर्डर होता है ये, तो ये इन ट्राइब में ज्यादा पाई जाती है। फिर अगला है फार्मर्स बॉडी बीकेएस कॉल्स ऑफ स्टर ऑन गवर्नमेंट प्रॉमिस। तो ये आरएसएस अफिलिएटेड आउटफिट थी, भारतीय किसान संघ, जो प्रोटेस्ट कर रही थी राजस्थान में फॉर फार्मर्स राइट्स। तो अब इन्होंने अपना प्रोटेस्ट एंड किया है। राजस्थान गवर्नमेंट ने फार्म लोन वेवर नहीं एक्सेप्ट किया है, हमने देखा है यूपी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, महाराष्ट्र ने भी एक्सेप्ट किया है, इवन अभी पंजाब गवर्नमेंट की न्यूज हमने देखी है, पंजाब गवर्नमेंट ने भी फार्म लोन वेवर एक्सेप्ट किया, पर राजस्थान गवर्नमेंट ने फार्म लोन वेवर नहीं एक्सेप्ट किया है। तो उन्होंने ये अश्योर किया है कि एमएसपी रिलेटेड जो डिमांड है कि फार्मर प्रोड्यूस एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस से कम पे नहीं सेल होनी चाहिए, अगर होगी तो वो पनिशेबल ऑफेंस होगा, तो उसके लिए लॉ फॉर्मुलेट करना है, तो वो उन्होंने अश्योर किया है कि ये लॉ फॉर्मुलेट किया जाएगा।
तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट अनाउंस करती है कि ये प्राइस पे फार्म प्रोड्यूस जो है वो खरीदेंगे, पर फार्मर्स के वो प्रोक्योरमेंट गवर्नमेंट नहीं कर पाती, तो जो प्राइवेट प्रोक्योरमेंट होते हैं उनमें उनको काफी कम प्राइस में उनको बेचना पड़ता है, तो वो उनकी कंसर्न है। इसलिए अब ये लॉ फॉर्मुलेट करने के लिए स्टेप्स लिए जाएंगे, और ऑलरेडी ऐसे लॉज है गुजरात में, मध्य प्रदेश में, तो गवर्नमेंट ने कहा उनके लॉज को हम स्टडी करके लॉ फॉर्मुलेट करेंगे। तो ये एक पॉइंट है, नो लोन वेवर। दूसरा है इवन इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हर 2 महीने में भरने होते हैं, अब उन्होंने कहा है 6 महीने में भी भर सकते हो, इधर भी कोई कंसेशन नहीं दिया जा रहा है। और उन्होंने कहा है कि जो जहाँ पे कनेक्शन ज्यादा हॉर्स पावर की जरूरत है, जहाँ पे पावर ज्यादा यूज होता है, वहां पे हम सोलर पैनल्स इंस्टॉल करेंगे गवर्नमेंट अपने कॉस्ट पे, तो ये प्रोविजन दिया जाएगा। और मंडीज में इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन लाई जाएगी इन नेक्स्ट 6 मंथ्स, ये भी अश्योर किया गया। फिर अगला है फर्स्ट इंडिजीनियसली बिल्ट फ्लोटिंग डॉक लॉन्च्ड। तो ये है फ्लोटिंग डॉक N2। तो ये FDN2 जो है ये इंडिजीनियसली बिल्ट है, इंडिया में ही बनाया गया है, LNT ने इसको डेवलप किया है, और ये इंडियन नेवी का सेकंड फ्लोटिंग डॉक होगा। तो ये फ्लोटिंग डॉक जो है इसका फंक्शन होता है कि ये टेक्निकल रिपेयर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, तो जो भी इंडियन नेवी की शिप्स सबमरीन्स है वो यहाँ पे टेक्निकल रिपेयर के लिए डॉक की जा सकती है। तो ये जो है इनकी कैपेसिटी है अप टू 8000 टन डिस्प्लेसमेंट। तो बड़ी जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स टैंकर्स है नेवी की, उनके अलावा बाकी सब शिप्स सबमरीन्स का टेक्निकल फिटिंग रिपेयर यहाँ पे हो सकता है। तो FDN1 जो है वो भी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में बेस्ड है, और ये भी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में बेस्ड होगी। तो ये है फ्लोटिंग डॉक। फिर अगला न्यूज आइटम है, डू CRPF जवान्स हैव ह्यूमन राइट्स। तो एक्चुअली एक RTI राइट टू इंफॉर्मेशन के अंदर एक एप्लीकेशन हुआ था, माओइस्ट अटैक्स अप्रैल 2017 में सुकमा डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ में, जहाँ पे ये रोड डेवलपमेंट रोड कंस्ट्रक्शन जो हो रहा था उनको प्रोटेक्शन दे रहे थे, और इनके ऊपर अटैक किया गया जिनमें काफी 25 CRPF पर्सनल की डेथ हो गई। तो इस केस के ऊपर एक RTI फाइल किया गया डिटेल्स जानने के लिए। तो CRPF ने यहाँ पे डिटेल्स देने से मना किया है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि यहाँ पे हमने इंटरनल इंक्वायरी की है, और ये एक्चुअली सिक्योरिटी फोर्सेस, इंटेलिजेंस एजेंसीज RTI के से एग्जेम्प्टेड है, उनके ऊपर राइट टू इन्फॉर्मेशन नहीं आ जाता, क्योंकि ये सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज है। तो यहाँ पे इनकी डिटेल्स पब्लिक में नहीं आनी चाहिए, तो ये एग्जेम्पशन है। लेकिन 2 एक्सेप्शन है, RTI एप्लीकेबल 2 केसेस में होगा, एक है ह्यूमन राइट्स वायलेशन के एलिगेशंस और करप्शन के एलिगेशंस। तो ये 2 केसेस में एक्सेप्शन है। तो RTI एप्लीकेशन में क्वेश्चन किया जा रहा है कि क्या ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन नहीं है, इनकी डेथ हो गई, लेकिन अगर आप क्लियर मीनिंग इसका समझे तो ह्यूमन राइट्स वायलेशन का क्या एक्सेप्शन जो ये 2 केसेस है क्या इंटेंशन से दिया गया है कि CRPF के फंक्शनिंग में इंटरफेरेंस नहीं हो सकता, इंटेलिजेंस है उनका वो जो है वो बाहर वो लोग रिवील नहीं कर सकते, तो वो एक ब्लैक वो होगा एक प्रोविजन। लेकिन अगर कोई ह्यूमन राइट वायलेशन होगा, मतलब CRPF पर्सनल कोई ह्यूमन राइट्स वायलेशन करेंगे, तो आप उसमें ओपेसिटी नहीं ला सकते कि हम नहीं बताएंगे कुछ भी, हम एग्जेम्प्ट है, हमको इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे कि क्या है क्या हुआ। और करप्शन रिलेटेड केस है विथ रिस्पेक्ट टू CRPF पर्सनल, तो वो एक्सेप्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन ये कोई ह्यूमन राइट्स वायलेशन केस नहीं, CRPF पर्सनल ने CRPF रिलेटेड कोई ह्यूमन राइट्स वायलेशन नहीं हुआ है। तो अगर आप एसेंस समझो ये एक्सेप्शंस का, तो यहाँ पे ये एप्लीकेबल होता भी नहीं। तो यहाँ पे और एक मेंशन किया गया था कि पहले 2012 में भी ऐसा RTI दिया गया था जिसमें सिविलियंस की डेथ हो गई थी CRPF ऑपरेशन में, तो तब भी एक्चुअली उन्होंने कहा था कि ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन नहीं है। तो ये पॉइंट कंसर्न है, अगर CRPF के ऑपरेशन में सिविलियंस की डेथ हो रही है, तो सिविलियंस की डेथ के ऊपर ह्यूमन राइट्स वायलेट हुए, उनके राइट टू लाइफ है जो वायलेट हुआ है, तो ये कंसर्न था। फिर अगला है इंडियन एयरफोर्स इंक्वायरी इनटू पठानकोट अटैक फाइंड्स सीरियस लैप्सेस। तो इंडियन एयरफोर्स ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी एस्टैब्लिश की ऑन पठानकोट अटैक, जो पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन है वहां पे जो टेररिस्ट अटैक हुआ था जैन 2016 में, तो उसके ऊपर ये इंक्वायरी बैठाई गई थी। और इन्होंने अपना जो रिपोर्ट दिया है अभी, उसमें ये उन्होंने बताया है कि एयरबेस के सिक्योरिटी में काफी सारे लैप्सेस थे। तो वहां पे जो टेररिस्ट ने यहाँ पे जो रोप्स यूज की थी वॉल क्लाइंब करने के लिए, यहाँ पे जो उनका खाना था, क्लॉथिंग आइटम्स थे, वो भी डिटेक्ट नहीं किए गए बेस पे।
तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स यहाँ नहीं फॉलो किए गए और यहाँ पे लैप्सेस थे वो हाईलाइट किया गया। तो इनकी वजह से जो सिक्योर इंस्टॉलेशंस यहाँ पे होने चाहिए, इंस्टॉलेशंस को सिक्योर करने के लिए जैसे गार्ड पोस्ट होने चाहिए, उनको मेंटेन करना चाहिए, फ्लड लाइट्स होनी चाहिए, वो वगैरह फंक्शन नहीं कर रहा था सही से। तो यहाँ सीरियस लैप्सेस सामने आए हैं। ऑलरेडी जो यहाँ पे कमांडर थे एयरफोर्स स्टेशन पे पठानकोट पे मिस्टर धमू, तो मिस्टर धमू ने ऑलरेडी प्रीमेच्योर रिटायरमेंट ले लिया है ऑन हिज ओन अकॉर्ड, तो उनको भी ये इंक्वायरी में नाम किया गया, नेम मतलब मेंशन किया गया था। तो ये है। इवन जो गरुड़ कमांडोज होते हैं इंडियन एयरफोर्स को, उनके ऊपर भी फिंगर उठाई गई है, उनको कहा गया है कि इनका भी फेलियर था और यहाँ पे रिकमेंड किया गया है कि उनको काउंटर इंजर्जेंसी ऑपरेशन जो जम्मू एंड कश्मीर में वहां पे इनको डिप्लॉय करना चाहिए, स्टेशन करना चाहिए ताकि इनको एक्सपीरियंस मिले, तो ये बेटर प्रिपेयर हो गए। तो ये है। तो ये पाकिस्तान से टेररिस्ट अटैक हुआ था पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन पे पंजाब में। तो यहाँ पे 3 सिक्योरिटी पर्सनल की डेथ हुई थी और 4 अटैकर्स जो थे उनको भी मार दिया गया था इन द गन बैटल। फिर अगला है पाकिस्तान बिगिंस फेंसिंग बॉर्डर विद अफगानिस्तान अमिड टेंशंस। तो पाकिस्तान ने फेंसिंग शुरू किया है। तो जो पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर है उसको कहते हैं ड्यूरांड लाइन। तो ये ब्रिटिश एरा की लाइन है जो, तो ये ड्यूरांड लाइन जो है वो अफगानिस्तान एक्सेप्ट नहीं करती है और पाकिस्तान ने यहाँ पे फेंसिंग शुरू किया। तो ये काफी मतलब अनपेट्रोल्ड है, यहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं है, प्लस ये माउंटेनियस रीजन है, तो इसीलिए बॉर्डर्स काफी पोरस रहे, तो यहाँ से इजीली मूवमेंट हो सकता है। तो इन्फिल्ट्रेशन मिलिटेंट्स का भी काफी होता है, जिसकी वजह से दोनों कंट्रीज के बीच में भी रिलेशंस सॉ है कि अफगानिस्तान कहते हैं पाकिस्तान मिलिटेंट्स यहाँ से आके अफगानिस्तान में अटैक कर दो, फिर से पाकिस्तान चले जाते हैं। तो यहाँ पे फेंसिंग है, पुलिसिंग जो है वो यहाँ पे इनिशिएटिव पाकिस्तान ले रहा है, लेकिन अफगानिस्तान प्रोटेस्ट कर रहा है क्योंकि ये बाउंड्री को वो एक्सेप्ट नहीं करते, ड्यूरांड लाइन। तो जैसे ये ड्यूरांड लाइन है, इवन इंडिया पाकिस्तान जो बाउंड्री है वो है रैडक्लिफ लाइन, मैकमोहन लाइन है बिटवीन इंडिया चाइना। तो ये सब ब्रिटिश एरा की ही लाइन है, तो बाउंड्रीज है जो डिसाइड की गई थी। फिर अगला है रिलायंस लेटेस्ट केजी बेसिन एनर्जी फोरे अ गैम्बल। तो हमने ये न्यूज में रिसेंटली देखा कि रिलायंस और ब्रिटिश पेट्रोलियम दोनों ने जॉइंट वेंचर में अग्रीमेंट किया है कि वो $6 बिलियन यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे इन KG-D6 बेसिन। तो ये KG-D6 बेसिन में ऑलरेडी रिलायंस ने $9 बिलियन जितना इन्वेस्ट कर दिया है। तो यहाँ पे बाद में रिलायंस ने कहा कि ये जो है यहाँ पे प्रोडक्शन इतना हो नहीं रहा था, जो एक्सपेक्टेड था उसका 1/10 प्रोडक्शन भी नहीं हो रहा था। तो बाद में उन्होंने कहा कि यहाँ पे कॉस्ट एस्केलेट हो रहा है और प्रोडक्शन गिर रहा है, कम हो रहा है, तो इसीलिए ये वायबल नहीं है इकोनॉमिकली, और ये उन्होंने आर्बिट्रेशन शुरू किया कि वो KG-D6 गिव अप करना चाहते हैं। तो पिछले 8 सालों से यहाँ पे ज्यादा प्रोडक्शन भी नहीं हो रहा है, कोई एक्टिविटी नहीं हुई ज्यादा, और अब ये मेजर इन्वेस्टमेंट प्लान लाया गया है। तो ये उस पर ही क्वेश्चन आया गया है कि जब पहले उनको कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, जब यहाँ पे कंसर्न्स थे, आर्बिट्रेशन चल रहा है इस केस पे, तो अब ये नया इन्वेस्टमेंट में कैसे ये फिट इन होगा, ये नया इन्वेस्टमेंट उनको कैसे अब प्रॉफिट मिलेगा, तो वो क्वेश्चंस रेज किए जा रहे हैं इस आर्टिकल में। नया प्राइसिंग फॉर्मूला भी गवर्नमेंट ने लाया है कि बेटर रिकवरी हो जो है इन्वेस्टमेंट्स की, लेकिन वो नया प्राइसिंग फॉर्मूला आर्बिट्रेशन जो ब्लॉक से आर्बिट्रेशन में जिनके ऊपर केस चल रहा उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा, तो वो एक पॉइंट भी है। प्लस जो रिलायंस को यहाँ पे बेनिफिट हुआ है वो तभी हुआ जब उन्होंने अपना 30% स्टेक ब्रिटिश पेट्रोलियम को सेल किया 2011 में। तो अब यहाँ पे कैसे ये प्रोडक्शन इंक्रीज किया जाएगा वो क्वेश्चन है। तो गैस माइग्रेशन का केस भी इनके ऊपर आया, जब ONGC जो एडजॉइनिंग रीजन में ही है, यहाँ पे उनका ONGC का 98/2 एरिया है और KG-D6 है रिलायंस का, तो यहाँ से नेचुरल गैस माइग्रेट हुआ था यहाँ पे, तो उस पे भी केस किया गया था। तो यहाँ पे रिलायंस ने कहा हमने जो कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है इस गैस के लिए, उसके ऊपर हमको जो रिकवरी है वो रिकवरी एक्सपेंडिचर चाहिए, एक्सपेंडिचर रिकवर करना है। लेकिन गवर्नमेंट ने कहा कि जो आपने ये ONGC का गैस है, गैस माइग्रेशन यूज किया था, जो माइग्रेट हुआ है इस रीजन में, उसको यूज किया, तो इसके लिए आपको पेनल्टी भी भरनी होगी। तो ONGC ने भी वही कहा पहले आप पेनल्टी भरो, फिर आपने जो एक्सपेंडिचर किया है वो नेचुरल गैस एक्सट्रैक्ट करने में, उसको आपको कंपेंसेट किया जाएगा। तो ये सारे कंसर्न्स भी आए थे। प्लस जो आर्बिट्रेशन चल रहा है केस के ऊपर, क्योंकि इवन ग्लोबल प्राइसेस भी क्रैश किए गए थे, क्रैश हो गए थे आफ्टर द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। तो हम देख रहे हैं कि ऑयल प्राइसेस काफी कम हो गए ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स। तो वही है, मेनली बिकॉज ऑफ शेल गैस प्रोडक्शन बाय US ऑल्सो, और सऊदी अरेबिया की पॉलिसी, ओपेक पॉलिसी थी, जिसकी वजह से ऑयल प्राइसेस कम हो गए थे। तो यहाँ पे वही है। तो अब ऑयल प्राइसेस रीगेन भी कर रहे हैं, और इवन ऑडिट
कैग ने भी यहाँ पे हाईलाइट किया था कि जो रिलायंस ने इन्वेस्टमेंट किया है, तो 10.44 बिलियन इन्वेस्ट किया है जो रिलायंस ने, उसमें से 9.2 बिलियन डॉलर उसने ऑलरेडी रिकवर कर लिया। तो ये भी हाईलाइट किया गया था। और जो एक्सपेंडिचर्स रिलायंस बता रही थी, क्योंकि जो भी एक्सपेंडिचर करेंगे वो रिकवरी उसके लिए किया जाएगा, तो ये एक्सपेंडिचर्स को भी हाईलाइट किया गया था। इन्वेस्टमेंट्स को क्वेश्चन किया गया था कि किस चीज के लिए एक्सपेंडिचर हुआ है, तो वही है। और उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट को जो कॉस्ट ऑफ रिकवरीज है, उन जो ये कमर्शियली वायबल बनाने के लिए जो कॉस्ट लगता है ब्लॉक्स को, उसको रिवील करना चाहिए कि क्या कॉस्ट है, वो शेयर करना चाहिए। तो वही है। फिर अगला लास्ट न्यूज आइटम है, जीडीपी ग्रोथ टू राइज टू 7.5% इन फाइनेंशियल ईयर 2019। तो फिच जो टॉप 3 जो ग्लोबल क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है उनमें से एक है, बाकी दो है स्टैंडर्ड्स एंड पुअर और मूडीज। तो यहाँ पे फिच ने प्रोजेक्शन किया है कि इंडिया का जीडीपी ग्रोथ 7.4% 2017-18 से 7.5% होगा 18-19 में, और 7.6% इन 2019-20। तो ये प्रोजेक्शन किया है क्योंकि जीएसटी इंप्लीमेंट करने के बाद भी ग्रोथ को बूस्ट मिलेगा। गवर्नमेंट ने पब्लिक स्पेंडिंग भी इंक्रीज किया इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, मॉनेटरी पॉलिसी भी सपोर्टिव रही है ओवर द लास्ट 2 इयर्स, तो इसीलिए ये ग्रोथ प्रोजेक्शन उन्होंने किया है। प्लस उन्होंने कहा है कि ग्लोबल ग्रोथ रेट्स भी अब इंक्रीज हो रहे हैं, तो 3.1% हो जाएंगे 2018 तक। फिलहाल 2016 में 2.5% ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ रेट था, तो ये बताया गया है। तो यही है न्यूज आइटम्स। थैंक यू।